ज़मीन पर हर जानदार को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। समुंदर में हमारे पास मछलियाँ होती हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि मछलियों को ऑक्सीजन कैसे मिलती है? क्योंकि ऑक्सीजन तो हवा में है और मछलियाँ समुंदर के अंदर हैं। तो होता सिर्फ़ ये है कि जो ऑक्सीजन है, वो एक्चुअली में पानी के अंदर डिज़ॉल्व हो जाती है, यानी पानी के अंदर मिक्स हो जाती है। और फिर मछलियाँ अपने गिल्स की मदद से इस ऑक्सीजन को पानी के अंदर से निकाल लेती हैं। वैसे यहाँ पर एक पॉइंट, आपने इस चीज़ से इसको कन्फ्यूज़ नहीं करना कि पानी का फ़ॉर्मूला H2O है और मछलियाँ यहाँ से ऑक्सीजन ले लेंगी, O से। यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन है तो सही, लेकिन मछलियाँ इस ऑक्सीजन को नहीं ले सकती, उन्हें O2 चाहिए और ये एक मॉलिक्यूल के अंदर है, मछलियों के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो मॉलिक्यूल से निकाल सकें। वो असल में हमारी वाली ऑक्सीजन ही लेती हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन पानी में डिज़ॉल्व होती हैं। तो ठीक है, लेकिन अब असली सवाल ये है कि ये तो सिर्फ़ ऊपर हो पाएगा, ऊपर-ऊपर ऑक्सीजन डिज़ॉल्व हो जाएगी पानी के अंदर, लेकिन नीचे जाकर डीप ओशन में, जो कि बहुत गहरा तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर गहरा हो सकता है। डीप ओशन में जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो ऑक्सीजन कैसे लेंगे? ऑक्सीजन तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर डिज़ॉल्व हो जाएगी या थोड़ा बीच तक आ जाएगी, लेकिन नीचे ऑक्सीजन कैसे पहुँचेगी? तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं और इसको जानने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को देखना होगा, जिसको कहा जाता है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसी वर्ड को देखें, इसके अंदर हमारे पास 2 अ, मतलब हिस्से हैं, थर्मो और हेलाइन। थर्मो जब भी कहा जाए, तो इसका मतलब होता है टेम्परेचर, और हेलाइन जब भी कहा जाए तो इसका मतलब होता है सॉल्ट। यानी कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि टेम्परेचर और सॉल्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर हमारे पास बात सिर्फ़ और सिर्फ़ वाटर डेंसिटी की हो रही है और कैसे हम ये भी आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ़ एक कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट सिर्फ़ ये है कि टेम्परेचर और सॉल्ट का, यानी कि वाटर का टेम्परेचर क्या है और वाटर के अंदर कितना सॉल्ट कंटेंट है, इसका वाटर की डेंसिटी पर क्या असर पड़ता है। तो बहुत ही सिंपल है, जो आपके पास आपकी डेंसिटी है, वो आपके टेम्परेचर के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। जितना आप अपने टेम्परेचर को बढ़ाएँगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी डेंसिटी जो है वाटर के अंदर, वो कम होगी। अब ये कैसे होगा? तो यहाँ से अगर हम इसको फ़ॉर्मूले से समझने की कोशिश करें, तो डेंसिटी का फ़ॉर्मूला है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएँगे तो वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर से वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन मास सेम रहेगा। तो ऑफ़ कोर्स यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर मास को हम कांस्टेंट बना दें, तो फिर ये इनवर्स रिलेशन बन जाता है और इस तरीके से हमें पता चलता है कि डेंसिटी टेम्परेचर के इनवर्सली रिलेटेड है। ओके, तो अब इसके बाद हमने ये समझ लिया, तो सॉल्ट का क्या असर होगा वाटर डेंसिटी के ऊपर? यानी वाटर के अंदर कितनी सॉल्ट डिज़ॉल्व्ड है, इसका वाटर डेंसिटी पर क्या असर होगा? तो ये बहुत सिंपल है, डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सैलिनिटी। सैलिनिटी है कि कितनी सॉल्ट उसके अंदर मौजूद है। तो अब आप खुद सोचें कि जब वाटर के अंदर सॉल्ट डिज़ॉल्व की जाएगी, तो वाटर का वॉल्यूम तो अब कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन वाटर का मास बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर अब सॉल्ट का मास भी आ चुका है। वॉल्यूम को कांस्टेंट करें तो जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी मास के, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सैलिनिटी के। तो हमने अभी सिर्फ़ ये समझा है कि जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएँगे, तो डेंसिटी वाटर की कम होगी और जितना हम सैलिनिटी को बढ़ाएँगे, तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब ये बहुत अहम है, क्योंकि अब हम एक और कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, जिसका नाम है कन्वेक्शन। शायद आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा हो, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा, मैं उनको यहाँ पर कन्वेक्शन के बारे में समझा देता हूँ। तो तसव्वुर कीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है या एक पॉट है और उसके अंदर आपके पास कुछ पानी मौजूद है। अब आप इसके नीचे थोड़ी-सी आग जलाते हैं, तो अब जो बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा होगा, वो तो बहुत गर्म हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा तो फिर भी ठंडा ही रहेगा, क्योंकि आग तो यहाँ पर लगी है। तो अब आपके ख़्याल में क्या होगा? तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा गर्म हो गया है। अब मुझे बताएँ कि जो गर्म हिस्सा है, उसकी डेंसिटी को क्या होगा पानी के अंदर? तो उसकी डेंसिटी, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है, कम हो जाएगी। अब ये लेस डेंस है, जबकि ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा डेंस है। और अब जो हमेशा जब भी फ्लोटिंग की बात आती है, तो जो ज़्यादा डेंस चीज़ होती है, वो नीचे चली जाती है और जो लेस डेंस चीज़ होती है, वो ऊपर चली जाती है। तो ऑटोमैटिकली यहाँ पर क्या होगा ऐसे सिनेरियो में, कि हमारे पास जो लेस डेंस वाटर है, वो ऊपर जाना शुरू कर देगा और जो मोर डेंस वाटर है, वो नीचे आना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को नोटिस करें, जो लेस डेंस वाटर जैसे ऊपर जाएगा, तो वो ठंडा हो जाएगा, वो अपनी हीट लूज़ कर देगा यहाँ से जाते-जाते। अब यहाँ पर तो कोई आग नहीं है और यहाँ पर वो हीट जाकर ट्रांसफ़र भी कर देगा। लेकिन अब वो ठंडा हो जाएगा, अब वो ज़्यादा डेंस हो जाएगा और जो पानी ऊपर से नीचे आया था, अब वो पानी नीचे आके गर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से एक साइकिल शुरू हो जाएगी, कुछ इस तरीके से, जहाँ पर ये अगर हम नीचे ये आग लगाए रखें, तो ये पानी घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है कन्वेक्शन और इसमें बेसिकली हीट ट्रांसफ़र हो रही है डेंसिटी चेंज की वज़ह से।
और ये जो एक करंट बन गया है, करंट कहते हैं किसी भी चीज़ का फ्लो, जो बन गया है, जो फ्लो होता रहेगा कंटीन्यूअसली, इसको कहा जाता है कन्वेक्शन करंट। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना है। अब हम लोग चलेंगे असली चीज़ की तरफ। तो यहाँ पर अब आप एक सिनेरियो तस्वुर करें, हमारे पास ये समुंदर है, हमारे पास यहाँ पर साइड पर लैंड है। अब आप मानते हैं कि यहाँ पर इस जगह पर, इस कोने पर हमारे पास बहुत ठंडी जगह है, तो मान लेते हैं ये कोई पोल है, यहाँ पर सूरज की रोशनी इतनी नहीं पहुँच पाती, इसलिए बहुत ठंडी जगह है। तो ऑटोमैटिकली यहाँ पर कुछ आइसबर्ग्स फ़ॉर्म हो जाएँगे, यहाँ पर कुछ बर्फ़ पैदा होना शुरू हो जाएगी। अब मेरा सवाल है कि आपसे ये है कि इस बर्फ़ के इर्द-गिर्द या इस ठंडी जगह पर पानी के साथ क्या होगा? सबसे पहले इस ठंडी जगह पर पानी ऑफ़ कोर्स ठंडा होगा, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। उसके बाद एक और चीज़ ये है कि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा सलाइन हो जाएगा, पानी के अंदर यहाँ पर नमक का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो कैसे? यहाँ पर होगा सिर्फ़ ये कि जब बर्फ़ यहाँ पर फ़ॉर्म होगी, तो बर्फ़ जो है वो अपने अंदर सॉल्ट नहीं लेती। जो बर्फ़ होती है उसके अंदर सॉल्ट मौजूद नहीं होती, पानी के अंदर सॉल्ट मौजूद होती है। जब आधा पानी तो तसव्वुर करते हैं कि इस पानी के अंदर पहले हमारे पास सॉल्ट थी 2 ग्राम्स पर लीटर। तो ये ज़रूरी नहीं यही हो, ये एक आम सी कॉन्सन्ट्रेशन है, 2 ग्राम्स पर लीटर सॉल्ट की कॉन्सन्ट्रेशन थी। जब बर्फ़ बन गई, मान लेते हैं आधा पानी बर्फ़ बन गया, जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास आधा पानी बर्फ़ बन रहा है। तो अब बर्फ़ पानी आधे पानी को तो ले जाएगी, लेकिन वो जो आधा पानी था उसके अंदर जो सॉल्ट मौजूद थी उसको वहीं छोड़ जाएगी। तो वो जो सॉल्ट वहाँ पर छूट गई, वो ऑटोमैटिकली जो बाकी आधा पानी बचा है उसमें डिज़ॉल्व हो जाएगी। तो बाकी आधे पानी के अंदर सॉल्ट कंटेंट डबल हो जाएगा। तो बर्फ़ के बनने से आपके पास जो सैलिनिटी थी वो डबल हो जाएगी और अब आपके पास 4 ग्राम्स पर लीटर हो जाएगा, एक असम्पशन के तौर पर। तो यहाँ पर हमारे पास ऑटोमैटिकली इस जगह पर बाकी नॉर्मल पानी के मुकाबले में पानी ज़्यादा सलाइन हो जाएगा और कोल्ड भी होगा। तो अब ये क्या है? ये एक ज़्यादा डेंस पानी है। और हमें पता है द डेंस चीज़ नीचे की तरफ सिंक करती है। सबसे पहले हमारे पास ये काम शुरू होगा और इसको हम लोग जब ये ओशन में होता है इसको हम लोग कहते हैं डाउन वेलिंग। यानी कि हमारे पास कोई चीज़ डाउन जा रही है, हमारे पास ये जो पानी है ज़्यादा डेंस पानी ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब चूँकि वाटर अपना लेवल हमेशा मेंटेन रखता है तो अब इस जगह पर पानी अब की कमी पड़ गई है, यहाँ से पानी सारा नीचे जा रहा है तो इसको फ़िल करने के लिए कहीं से पानी को आना होगा तो पानी डायरेक्ट इसके साइड से आता है। अब यहाँ पर अब जहाँ पर बर्फ़ नहीं थी, यहाँ पर तो काफ़ी गर्म और लेस सलाइन पानी है, यहाँ पर तो बर्फ़ पैदा नहीं हुई, तो यहाँ से पानी इस तरफ चलने लग पड़ता है, इसको फ़िल करने के लिए। लेकिन अब आप खुद देखेंगे ये वाला जो पानी था ये नीचे जा रहा है, अब नीचे भी पानी मौजूद है, तो नीचे पहले से पानी मौजूद है, ऊपर से और पानी नीचे आ रहा है, तो इस पानी को भी अब कहीं मूव करना होगा, तो ये ऑटोमैटिकली जो जिसके लिए जगह बचती है, ये इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। यानी कि ये जो वार्म वाटर जिस तरफ जा रहा था, उसके ऑपोज़िट डायरेक्शन में इस तरफ पानी मूव करना शुरू कर देगा और फिर जब ये इधर पहुँचेगा, अब यहाँ पर से ये वार्म लेस सलाइन वाटर इस तरफ जा रहा है, तो ऑटोमैटिकली यहाँ पर इस जगह को भी किसी ने फ़िल करना है, तो वो यही वाला पानी बचता है, तो ये ऊपर चल पड़ेगा। इसको हम लोग कहते हैं अपवेलिंग बाय द वे, क्योंकि अब पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर अब एक और आप चीज़ नोटिस करें, एक करंट तो बन ही गया है, लेकिन अगर आप देखें तो ये वार्म लेस सलाइन पानी जब इधर पहुँचेगा, तो अब ये भी ठंडा हो जाएगा और ये भी सलाइन हो जाएगा और ये नीचे चल पड़ेगा और फिर इधर से ये साइकिल हमेशा के लिए चलती रहेगी। ये जो पानी ऊपर आएगा, ये फिर गर्म हो जाएगा और ये इस तरफ चल पड़ेगा। तो ये साइकिल फॉरएवर हमारे पास चलती रहेगी और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक कन्वेक्शन करंट बन चुका है क्योंकि हमारे पास गर्म और ठंडा पानी आपस में मिक्स हो रहे हैं। कन्वेक्शन है ही ये कि जो गर्म और ठंडे पानी हैं, वो आपस में मिक्स होते रहते हैं और आपके पास हीट यहाँ से यहाँ पर हर जगह पर ट्रांसफ़र होती रहती है। तो एक कन्वेक्शन करंट बन चुका है और ये चलता रहेगा फॉरएवर। अब ये जो ऊपर वाला करंट आपके पास बना है, जो पानी ऊपर की तरफ सरफेस के पास चलता रहेगा, इसको हम लोग कहते हैं ऑफ कोर्स सरफेस करंट्स और एक पानी है जो नीचे की तरफ चलता रह रहा है, देख रहे हैं नीचे की तरफ जा रहा है। ये तो डाउन वेलिंग और अप वेलिंग है, इसको हम कहते हैं डीप ओशन करंट्स क्योंकि ये डीप ओशन है, डीप ओशन के अंदर एक करंट चल रहा है और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन क्योंकि ये टेम्परेचर और नमक की वजह से एक सर्कुलेशन चल पड़ी है समुद्र के अंदर। अब ये थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए भी और मरीन ऑर्गेनिज़्म के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो कुछ इस तरह की ये नज़र आती है ऑफ़ कोर्स पानी हमारे पास हर वक़्त घूमता रहता है, ये कन्वेक्शन करंट है। अब मैं ये चीज़ ऐड कर दूँ कि जो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन है, फिर भी ये बहुत स्लो प्रोसेस है। ये इतना स्लो है कि ये जो पूरी एक साइकिल कंप्लीट होगी, अगर एक पानी का ड्रॉप यहाँ से शुरू होता है, उसको इस पूरी साइकिल को कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स लग जाएँगे। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन अलबत्ता ये होगा। अब इसके अगर हम लोग कुछ फ़ायदों को देखें, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने वीडियो के शुरू में बात की थी, हमने देखा था कि कैसे ऑक्सीजन हमारे पास ऊपर मौजूद है और वो ऊपर तो रिज़ॉल्व हो जाएगी, लेकिन हम डीप सी में क्या करेंगे? डीप सी में हमारे पास ऑक्सीजन कैसे आएगी? तो अब हम जानते हैं, तो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन पानी तो हमेशा सर्कुलेट करता रहेगा, तो जो ऊपर ऑक्सीजन डिज़ॉल्व होगी,
वो विद टाइम नीचे आ जाएगी और नीचे के ऑर्गेनिज़्म को भी मिल जाएगा और ये हमेशा चलता रहेगा, तो ऑक्सीजन की कंटीन्यूअस सप्लाई नीचे मिलती रहेगी। तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हमारे पास जो ओशन का पानी है वो हमेशा एक सर्कुलेशन में रहे। इसके अलावा अगर आप एक एक दूसरा हम लोग फ़ायदा देखें, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और फ़ायदा जो मरीन ऑर्गेनिज़म्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो हमारे पास डीप ओशन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये न्यूट्रिएंट रिच एरिया है, इसमें फूड वगैरह और ये जो हमारे मरीन ऑर्गेनिज़म्स को जो चीज़ें चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, उनका जो खाना-पीना है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। और मरीन ऑर्गेनिज़म्स के अलावा जो मरीन प्लांट्स हैं, इनको फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है और उन्हीं को आखिरकार तमाम के तमाम ऑर्गेनिज़म्स उन्हीं पे डिपेंड करते हैं। तो अगर मरीन ऑर्गेनिज़म्स को ज़िंदा रहना है, तो ऊपर वाले मरीन ऑर्गेनिज़म्स को इस खाने की ज़रूरत पड़ती है अल्टीमेटली। तो अब थ्रू थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन या इस कन्वेक्शन करंट के थ्रू हमारे पास ये न्यूट्रिएंट्स पानी में मिक्स होकर आखिरकार ऊपर आ जाएँगे और इस तरीके से ये भी सर्कुलेशन चलती रहेगी। और एक और बड़ा फ़ायदा ये, यहाँ पर जो अपवेलिंग ज़ोन है, जहाँ पानी ऊपर की तरफ जाएगा, अपवेलिंग ज़ोन, यहाँ पर जब ये न्यूट्रिएंट्स ऊपर आएँगे, तो इसके जो नीचे के मरीन ऑर्गेनिज़म्स हैं और जो इधर इर्द-गिर्द की फ़िश हैं, वो तमाम की तमाम इधर पहुँच जाएँगे, क्योंकि तमाम का तमाम न्यूट्रिएंट इधर आ रहा है। तो इस एरिया में जो फ़िशेज़ हैं अ और जो मरीन ऑर्गेनिज़म्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। तो यहाँ पर हम लोग फ़िशिंग कर सकते हैं। ये फ़िशिंग का एक बहुत अच्छा ज़ोन है, इसलिए आप देखेंगे कि जब भी कहीं फ़िशिंग की जाती है, तो वो हमेशा अपवेलिंग ज़ोन्स में की जाती है। डाउनवेलिंग ज़ोन्स एक बहुत ही बुरा एरिया है फ़िशिंग करने का, यहाँ पर आपको बहुत कम फ़िशेज़ मिलेंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा एक और फ़ायदा, जबकि इसके बहुत सारे कई फ़ायदे हैं, हम तो चंद एक फ़ायदों को देख रहे हैं, वो है इसका कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड। अब जब ये ऑक्सीजन को डिज़ॉल्व कर रहा है, तो ये और गैसेज़ को भी डिज़ॉल्व करता है, जिनमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर डिसॉल्व करके थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन के थ्रू इसको नीचे पहुँचा देगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे कोई इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं, वो नीचे अगले 100, 200, 300, क्योंकि इसको बहुत टाइम लगेगा वापस ऊपर आने में, तक नीचे ही रहेगी और ये पीछे से और आती जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास हमारी जो हवा है, उसमें से आधी कार्बन डाइऑक्साइड नीचे ही रहेगी, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हमें इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए हमारी हवा में। तो इस तरीके से ओशन हमारे पास हवा में थोड़ी हवा को थोड़ा साफ़ रखने में भी हमारी मदद करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को आधी कार्बन डाइऑक्साइड को तकरीबन समुद्र के अंदर स्टोर रखता है। तो ये हमने चंद फ़ायदे देखे हैं थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन के। अब वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम लोग एक्चुअली में देखेंगे कि ये हमारी दुनिया में चलती कैसे है। बहुत ही सिंपल है और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। तो ये अभी आप एक मैप देख रहे हैं थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन का। अब यहाँ पर होगा सिर्फ़ ये कि सबसे पहले हमारे पास वो जो हमने अभी करंट्स पढ़े थे, वो शुरू होंगे। अब आपने मुझे खुद बताना है वो शुरू कहाँ पर होंगे। तो बिल्कुल यहाँ आप मैप में भी देख सकते हैं। इस जगह पर, ये जो नॉर्थ अटलांटिक का रीजन है, इधर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़, तो इधर से हमारे पास ये थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन के करंट्स जो हैं वो शुरू होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो ये रेड वाला गर्म पानी है, सरफेस करंट्स, और ये जो ब्लू वाला है इसके नीचे है एक्चुअली में, ये कोल्ड वाटर है और डीप ओशन करंट्स हैं। अब यहाँ पर इधर से हमारे पास सारी कहानी शुरू हो गई, यहाँ पर पानी ठंडा होगा और अगर आप देखें तो ये ब्लू वाला पानी जाता रहेगा, ये इधर से सारा कुछ क्रॉस करके इधर पहुँचेगा और इधर है एंटार्क्टिका। यहाँ पर इस जगह पर हमारे पास है एंटार्क्टिका, येलो वाला। यहाँ पर जब ये पहुँचेगा तो फिर ये स्प्लिट होता है और अब यहाँ पर और मज़ीद ये ठंडा हो जाएगा, इसको एक बूस्ट मिलेगा और ये आगे जाएगा और अब आखिरकार ये हमारे पास पहुँचेगा हमारे इंडियन ओशन में। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास पाकिस्तान है। तो यहाँ पर हमारे पास ये पहुँचेगा इंडियन ओशन में और इधर पहुँचकर अब फाइनली जो हमने देखा था अपवेलिंग होगी और ये इधर ऊपर आकर ये सरफेस पे पहुँच जाएगा और फिर ये गर्म पानी बन जाएगा। और फिर ऑफ़ कोर्स ये गर्म पानी चल-चल के जो इसको रिप्लेस करने इधर तक पहुँच जाएगा और यहाँ पर फिर ऑफ़ कोर्स डाउन वेलिंग हो रही है। लेकिन इसी की तरह एक और ब्रांच है जो चल-चल के इधर पहुँचेगी, इधर। ये है हमारे पास पैसिफ़िक ओशन और फिर पैसिफ़िक ओशन में भी जो गर्म पानी है, यहाँ पर भी कोई बर्फ़ नहीं, वो भी फिर चलता-चलता मज़ीद हेल्प करेगा इधर तक पहुँचने में। तो ये एक फुल साइकिल है जो 1000 ईयर्स लगेंगे इसको कंप्लीट होने में। लेकिन ओवरऑल ये चलती रहेगी और इसको हम लोग चूँकि ये एक बेल्ट की तरह है, कन्वेयर बेल्ट की तरह है, इसको हम लोग थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन भी कहते हैं और इसको हम लोग ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट भी कहते हैं।